हेलो फ्रेंड्स, आई एम नितेश कुमार फ्रॉम दिल्ली स्टूडियो। तो दोस्तों, आज मैं सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 4 पार्ट बी बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज की क्लास लेने आया हूं। अब ये पेपर अगर आप देखो तो पेपर नंबर 4 ये 100 मार्क्स का पेपर है और एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न है। यहां का मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन के साथ डिफरेंट ऑप्शन होता है, उसमें जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसको आपको करेक्ट करना है। फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स। यह पैटर्न यहां पे अडॉप्ट किया जा रहा है। तो अगर सीए फाउंडेशन कोर्स के अंदर आप देखो तो पेपर नंबर 1 एंड 2 अकाउंट्स, बिजनेस लॉज एंड बीसीआर, ये दोनों सब्जेक्टिव पैटर्न पे है जहां पे डिटेल्ड आंसर आपको देने हैं। और पेपर 3 बिजनेस मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, एंड पेपर 4 आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पेपर, इसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसी के इस पेपर के अंदर ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन का पैटर्न अडॉप्ट किया गया है। तो देखिए, इस पेपर का वर्चुअली जो नेम है दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, जिसको आप बीसी के नाम से जानते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स का 100 मार्क्स में वेटेज 60 मार्क्स का है और बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का जो वेटेज है ये 40 मार्क्स का है। अब सवाल है, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज पेपर इस स्टेज पे क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? क्योंकि एक बात आप सोचो, आप स्टूडेंट को एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है और आपकी जो वर्किंग होगी वो प्रैक्टिकल बिजनेस इन्वायरमेंट में होगी। तो व्हाट सीए इंस्टीट्यूट हैज ट्राइड, इट हैज ट्राइड टू एक्सपोज यू टू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ business world right from very beginning, right from CA foundation stage, and that's why they have introduced this BCK paper at this level. अब देखिए, BCK पेपर की ये मेरी बुक होगी, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। ये पूरी बुक होगी रिटन बाय मी नितेश कुमार, and this will be provided as a study material to our students। बहुत प्रॉपर फॉर्मेट में, पिक्टोरियल डायग्रामेटिक फॉर्म में हमने बुक बनाया है और मैंने अपने 25 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस को यहां इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि बुक भी स्टूडेंट फ्रेंडली है और मोरेवर आज की जो आप क्लास भी देखेंगे तो यू विल एंजॉय व्हाइल लर्निंग, अच्छा लगेगा आपको। थियरी पेपर के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स का, एंड व्हाट इज दैट? ए स्टूडेंट थियरी पेपर के साथ अपने आप को डिस्टेंट फील करता है, थोड़ा दूर फील करता है। स्टूडेंट को क्या लगता है कि थियरी पेपर तो बुक में दिया हुआ है जी, उसको लर्न करना है। लेकिन यहां पे अगर आप देखो सीए फाउंडेशन स्टेज में या पूरे सीए कोर्स में देखो, मल्टीपल पेपर्स हैं आपके, और थियरी पेपर के कंटेंट को याद रखना, रिमेंबर करना, ये एकदम पॉसिबल नहीं है। आपको अप्रोच ये अडॉप्ट करनी चाहिए कि आपको अंडरस्टैंडिंग पार्ट पे
समझने के लिए ज्यादा प्रयास करना चाहिए। और एक बार अगर आपको बातें समझ में आ गई तो आई डोंट थिंक यू विल हैव एनी प्रॉब्लम। तो बच्चों, आज हम बीसीके की जर्नी स्टार्ट करते हैं। अब आइए, अगर इस पेपर को अगर आप देखें तो इस 40 मार्क्स के पेपर में 6 चैप्टर्स हैं, हमारे 6 चैप्टर हैं। द फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, द सेकंड इज बिजनेस इन्वायरमेंट, थर्ड इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। यहां पे जो इंडिया या फॉरेन की जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, बड़ी कंपनीज हैं, उनका डिटेल दिया गया, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, एयरटेल, विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल इनकॉर्पोरेटेड, इन कंपनीज का एक डिटेल दिया गया है। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ, फिर ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस, हेल्पिंग बिजनेस, और लास्ट में कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज आपको पढ़ाई गई हैं। तो ये 6 चैप्टर्स इन टोटल आपको बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के अंदर स्टडी करना है। पर्पस वही है कि आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के लेटेस्ट चेंजेस से एक्विंट कराया जाए, उसकी जानकारी दिया जाए, और एक आप में प्रैक्टिकल अप्रोच जो होता है बिजनेस एनवायरनमेंट में काम करने का, उसको डेवलप किया जाए। इन सारे चैप्टर्स में देखें तो चैप्टर नंबर 2 इज द मोस्ट फंडामेंटल चैप्टर, और मैं आज यहीं से अपनी डिस्कशन स्टार्ट करना चाहता हूं। पूरे गौर से देखेंगे क्लास को, और क्लास के बाद आपके कमेंट भी चाहिए, आपका रिव्यूज भी चाहिए, थोड़ा अपना भी हौसला बढ़ता है बच्चों। तो वी विल स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 2, दैट इज बिजनेस इन्वायरमेंट। चलिए, बिजनेस इन्वायरमेंट जानने से पहले हम जानते हैं इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट, अगर इन्वायरमेंट की मैं बात करूं, आपसे पूछूं इन्वायरमेंट होता क्या है, तुरंत आपका जवाब आ जाएगा, सर इन्वायरमेंट तो वातावरण है। मैंने इंग्लिश में एक टर्म डाला, हिंदी में आपने उसका मीनिंग दे दिया भैया। क्या इससे हमारा काम चलता है? नहीं। देखिए, यही बातें हैं, इनका माइक्रो एनालिसिस आपको करना होगा। इन्वायरमेंट क्या है? आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास जो है, जो कुछ भी है, जो हमें कवर अप किया हुआ है, जिसके प्रभाव में हम काम करते हैं, वो मेरा इन्वायरमेंट है। जैसे मैं आज इस स्टूडियो में अगर आके क्लास ले रहा हूं, तो मेरा इन्वायरमेंट का क्या क्या पार्ट हुआ? मेरे इन्वायरमेंट का पार्ट हुआ मेरी ये बुक, मेरे इन्वायरमेंट का पार्ट हुआ ये मेरी मोबाइल फोन OnePlus, इन्वायरमेंट का पार्ट हुआ ये आईफोन, मोबाइल फोन, इन्वायरमेंट का पार्ट हुआ ये जो वॉच हमारे पास है, ये कार की जो कीज है, यहां पे एसी वगैरह भी लगे हुए हैं। थोड़ा हमारे यहां के कैमरामैन शर्मीले हैं, वो अपने आप को दिखाना नहीं चाहते हैं, चलिए कोई नहीं, दैट इज द पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। ये सारा इन्वायरमेंट का पार्ट होता है। इसके प्रभाव में आके मैं आज क्लास दे रहा हूं। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, अब यहां पे अगर एसी आज ढंग से चल रहा है, एयर कंडीशनर ढंग से काम कर रहा है, एफिशिएंसी मेरी अच्छी रहेगी, क्लास अच्छा देने का कोशिश करूंगा। मान लो लेट अस सपोज बहुत मूड में, बहुत प्रसन्नता के साथ मैं क्लास लेने आया
और बीच में एसी ने काम करना बंद कर दिया। भाई साहब, ये मेरी बुक, ये मेरा मोबाइल, ये मेरी कार की चाबी सब बेकार है, आज की क्लास ढंग की नहीं हो पाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ, जिस इन्वायरमेंट में आप काम करते हैं उसका आपके आचरण पे, आपके कंडक्ट पे, आपके फंक्शनिंग पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। दैट एंटायर कवर अप इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। वो पूरा कवर अप आपका इन्वायरमेंट है, उसके प्रभाव के तले आप दबे हुए हैं, उसके प्रभाव के तले आप काम कर रहे हैं। आज मैं एक छोटी सी बात बताऊं, बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं, बड़े बड़े कंपनी चल रहे हैं, सब अच्छा, फैक्ट्री यूनिट बहुत अच्छे, स्किल्ड लेबर, टेक्नोलॉजी बेस्ट, ठीक है। गौर से सुनना मैं आगे क्या बोलने वाला हूं। कोरोना वायरस, कोविड-19 आ गया। ये बड़े बड़े जो कंपनीज थे, बिजनेस इंटरप्राइज थे, आज सारे इंटरप्राइज परेशानी फील कर रहे हैं। यह होता है इन्वायरमेंट का प्रभाव। स्टे एट होम आपको कहा गया है, आप घर पे रह रहे हैं, क्लासेस चल नहीं रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्टॉल हो गया है, रुक गया है, पूरे दुनिया की गति रुक चुकी है मेरे भाई। तो इन्वायरमेंट का यह प्रभाव है। अब आओ, तो इन्वायरमेंट इंडिविजुअल के लिए इन्वायरमेंट है, तो बिजनेस के लिए भी इन्वायरमेंट होता है जी, वातावरण होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट जिसे आप कहते हैं। अब आप देखो, बिजनेस इन्वायरमेंट को हम डिफाइन क्या करते हैं, क्या कहते हैं। मैं एक थोड़ा स्लाइड से आपको दिखाना चाहता हूं, उससे आप फील करो क्या बिजनेस इन्वायरमेंट है, व्हाट इज अबाउट द बिजनेस इन्वायरमेंट। देखिए, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या कहा जा रहा है, बिजनेस इन्वायरमेंट को कहा जा रहा है, इट इज द सम टोटल ऑफ all forces, sum total of all forces that have bearing means effect, prabhav, impact on the functioning of a business enterprise। जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी फोर्सेस हैं जो बिजनेस को प्रभावित कर सकते हैं, व्यापार के कार्य को प्रभावित कर सकते हैं, वो सारा फैक्टर बिजनेस इन्वायरमेंट में आता है। ऑल दोज फैक्टर्स, ये सारा फैक्टर आपका बिजनेस इन्वायरमेंट में आता है। तो मैं आपको समझाऊं, तो मैंने यहां पे क्या कहा, बिजनेस इन्वायरमेंट पे फिर हम वापस चलेंगे। क्या बात है, पहली बात है, देखिए स्लाइड्स वगैरह देखने में अच्छी लगती है, कलरफुल होती है, वो सिंपलिस्टिक प्रेजेंटेशन के लिए बेटा, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि हमें एक कन्वेंशनल ट्रेडिशनल क्लास के जैसा ही अपने सेटअप को रखना है। मतलब बच्चे, अगर आज आप मेरी क्लास देख रहे हो तो हैव अ कॉपी एंड पेन इन योर हैंड एंड कीप ऑन राइटिंग। बात इतनी ही है कि मैं आपके सामने शायद फिजिकली मौजूद नहीं हूं, लेकिन जब तक आप ये एहसास नहीं करोगे कि टीचर का आपके सामने प्रेजेंस है, तब तक इस क्लास का कोई वैल्यू नहीं है बच्चे। तो मेरा आपके साथ एडवाइस है, आपको सलाह है कि आप एक कॉपी पेन रखें और जैसे हम लोग अपनी क्लास चला रहे हैं उसको राइट डाउन करना भी सीखें, कोशिश करें उसकी। सम टोटल ऑफ ऑल फोर्सेस which have
बियरिंग मीन्स इम्पैक्ट, प्रभाव ऑन द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। चल, एंटरप्राइज, ये सारे फोर्सेस का सम टोटल है, सारे फोर्सेस का सम टोटल। अब इसमें अगर आप देखें तो आप फील करेंगे यहां पे बड़े सारे इंटरनल फैक्टर्स भी, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी। इंटरनल फैक्टर वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हुआ मैन, मनी, मटेरियल एटसेट्रा। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी, लेकिन मतलब ये सम टोटल ऑफ फोर्सेस अगर आपने लिया तो यू आर टॉकिंग अबाउट बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। आप दोनों की बात कर रहे हैं। इंटरनल फोर्सेस क्या हुआ? जिस पे ऑर्गेनाइजेशन का अपना कंट्रोल है। एक्सटर्नल फोर्सेस क्या हुआ? जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल से बाहर है। अब इंटरनल फोर्सेस में जैसे ले लें स्किल्ड मैन पावर, मशीन, ये सारा ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये इंटरनल फैक्टर्स हुआ। एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या आ गया? सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, आप समझ रहे ना? इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स में होंगे। तो देखिए, जब इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो दोनों होगा, लेकिन ये जो फैक्टर हमारे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर है, ये हमारे लिए ज्यादा चैलेंजिंग है। मैं क्या बोल रहा हूं, इंटरनल फैक्टर को तो कुछ हद तक बेटा हम मैनेज कर सकते हैं, बट एज फार एज एक्सटर्नल फैक्टर्स आर कंसर्न, तो ये फैक्टर हमारे लिए बड़े चैलेंजिंग हैं और इन पे तो एकदम पैनी निगाह रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप इंटरनल फोर्सेस से, इंटरनल फैक्टर से अपना अटेंशन खत्म कर दीजिएगा, नहीं, उस पे तो आप रखेंगे ही, वो थोड़ा मैनेजेबल है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स पे आपकी अच्छी नजर होनी चाहिए। अब आइए, जैसे मैं एक बात को आपको समझाने की कोशिश करूं तो देखो, एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या क्या आया? इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, ग्लोबल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, नहीं, पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट, ये सारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं। और भी हैं, उनको हम डिटेल में देखेंगे। ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट, अब ये जितने एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इस पे आपका कोई नियंत्रण नहीं है। स्टिल द बेस्ट एग्जांपल इज ऑफ कोरोना वायरस, कोविड-19। ये क्या है? ये एक टाइप का इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है। आज पूरे बिजनेस को इसने तबाह कर रखा है, लेकिन बात खत्म नहीं होती है यहां, अभी रुकिए। एक्सटर्नल फैक्टर हमें बहुत डराते हैं, परेशान करते हैं, कोई बात नहीं, परेशान करने में लगा हुआ है वो हमें, लेकिन थोड़ा गौर से अगर उसको एनालाइज कीजिएगा तो थ्रेट तो है ही, डर तो दिखाता ही है, आंखें तो दिखाता ही है। ऐसा नहीं है कि वो हमें परेशान करने में कुछ कमी छोड़ेगा, डर तो दिखाता ही है, लेकिन यहां पे अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलती है, अवसर भी आपको मिलता है। यही तो आपको एनालाइज करना है। जो फैक्टर आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हैं, सोशल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, ये आपको इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ये आपको डराते हैं तो आपको अवसर भी देते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आज कोविड-19 ने पूरे दुनिया को डरा दिया, व्यापार को ठप कर दिया,
ठीक है, माना मैंने, नेगेटिव बात है। लेकिन एक बात नहीं लग रहा है, वो वर्क फ्रॉम होम एक कल्चर बन गया। हम फेस टू फेस दिल्ली में क्लास लेने वाले लोग ऑनलाइन क्लास में भी आ गए, गूगल ड्राइव क्लास में भी आ गए। तो क्या यह नया अवसर हमें नहीं दे रहा? आपको वही बारीकी से पहचानना है। तो जब आप एक्सटर्नल फैक्टर को एनालाइज करेंगे तो दैट विल गिव यू अपॉर्चुनिटी एज वेल एज थ्रेट। छोटा सा एक और एग्जांपल बताता हूं। जैसे छोटे बच्चे हैं लेकिन थोड़ा बात मुझे करना पड़ेगा, मैं बात करता हूं जीएसटी की। क्या? जीएसटी की, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। अब ये क्या हुआ? पूरे इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्सेशन के सिस्टम को रिप्लेस कर दिया, रिडिफाइन कर दिया जी। थ्रेट भी है। थ्रेट क्या है भाई? आपको बिजनेस की प्रॉपर अकाउंटिंग करानी पड़ेगी, बिजनेस का मॉडल आपको बदलना पड़ेगा, ये डर है। बिजनेस पहले दूसरे सिस्टम पे चल रहा था, दूसरे इनडायरेक्ट टैक्स के सिस्टम को फॉलो कर रहा था, अब आपको एक नए रेजिम में आना पड़ेगा। ठीक है, अपॉर्चुनिटी नहीं क्या है? क्या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, आप जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो, ये तो आपके ग्रोथ के लिए, आपके प्रोफेशन को बढ़ाने वाला एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब जितने जो बिजनेसमैन होंगे, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, इन सबों को आज के डेट में यहां पे जीएसटी में अपने सिस्टम को ढालना पड़ेगा, और यही एक चार्टर्ड प्रोफेशनल के लिए अपॉर्चुनिटी हुई। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में सारे फैक्टर आते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों आते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर हमें अपॉर्चुनिटी और थ्रेट देता है, और जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट देता है, इसको देखिएगा, यहां पर देखिएगा, ठीक है, उन फैक्टर्स को हमें पहचानना पड़ेगा। सोशियो इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, गवर्नमेंट, ये सारे फैक्टर्स हैं। नहीं, अब टेक्नोलॉजी सोशल फैक्टर्स है, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल रहा है, उसको भी आपको देखना होगा, क्या चेंज हो रहा है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में, टेक्नोलॉजी क्या बदल रही है, नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, यह भी तो हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट हुआ। बेस्ट एग्जांपल इज दैट ऑफ नोकिया, जो कभी मोबाइल फोन का एक सिनोनिम हुआ करता था, एक दूसरा नाम हुआ करता था, आज की डेट में यह खत्म हो गया, रिप्लेस हो गया। कारण क्या है? टेक्नोलॉजी आई, एप्पल नई टेक्नोलॉजी लेके आया, यूजर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी लेके आया, नोकिया ने अपने आप को बदला नहीं। तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर भी आपको परेशान करेंगे। सप्लायर है, आपका कॉम्पिटिटर है, उसके ऊपर नजर रखनी है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के लॉज क्या हैं, उन लॉज में चेंज क्या हो रहा है, वगैरह वगैरह। ये सारे फैक्टर आपके ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करेंगे। और जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग आइसोलेशन में नहीं रह सकता, उसको भी क्या करना है? ह्यूमन बीइंग को भी, ह्यूमन बीइंग आइसोलेशन में नहीं रह सकता, नहीं, उसको जो उसके एनवायरनमेंट है उससे इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो बिजनेस को भी क्या करना होगा? अपने एनवायरनमेंट के साथ एक कोऑर्डिनेशन बनाना होगा, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट डेवलप करना होगा, लेन देन करना होगा, सामंजस्य करना होगा, अपने आप को बदलने की कोशिश करनी पड़ेगी। हाँ, ये सारी बातें आती हैं। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की आगे बात क्या है? इन्वायरमेंट के रेफरेंस में बिजनेस एंटरप्राइज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन has to interact with its environment। जैसे environment में आप रहते हो, आप ये मान के चलो मत चलो कि भाई environment है वो
वो क्या है, हमें क्या लेना देना, हम बहुत अच्छे हैं, नहीं बहुत पावरफुल हैं, इससे काम नहीं चलता है। एनवायरमेंट है, उसको मानना पड़ेगा, उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा, उसके चेंज को रिकॉग्नाइज करना होगा और फिर अपने आप को बदलने की भी कोशिश करनी पड़ेगी। तो आइए बिजनेस इन्वायरमेंट का हमने एक डेफिनेशन जानने की कोशिश की। व्हाट इज दैट? इट इज सम टोटल ऑफ ऑल फोर्सेस। ये सारे फोर्सेस का, सारे फैक्टर्स का सम टोटल है जो बिजनेस के फंक्शन को इफेक्ट करता है। इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों होते हैं, लेकिन इंटरनल फैक्टर पे चूंकि हमारा नियंत्रण होता है, इसलिए वहां भी ध्यान रखनी है, लेकिन ज्यादा हमें केयरफुल रहना है फॉर एक्सटर्नल फैक्टर्स। एंड व्हाट विल हैपन देन? एक्सटर्नल फैक्टर विल थ्रो अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट बिफोर यू। और दूसरी बात क्या है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपने इन्वायरमेंट के साथ बार बार इंटरेक्ट करना पड़ेगा, बार बार उसे मीन्स लेन देन करना होगा, उसको समझना होगा, उसको रेस्पेक्ट करना होगा और अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो ये तो बिजनेस इन्वायरमेंट की बात होगी। अब जो बात करते हैं हम, नाउ वी टॉक अबाउट चेंज। देखिए चेंज क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट हो गई बात, ये सराउंडिंग है जिसके इन्फ्लुएंस में बिजनेस काम करता है। बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, एंड व्हाट इज दैट? दैट इज चेंज। चेंज क्या है? इन्वायरमेंट हमेशा बदलता रहता है, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, कंज्यूमर का डिमांड बदलता रहता है, इन्वायरमेंट वो चेंज होते रहता है, कॉम्पिटिटर का जो काम करने का ढंग है वो बदलता रहता है। तो एक प्रॉवर्ब भी है, चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग। दुनिया में एक ही अस्थाई है और वो क्या है? परिवर्तन। चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग। ये सबसे अस्थाई, अस्थाई यही है, मतलब परिवर्तन एक शाश्वत नियम है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। अब अगर आप पुराने मीन्स कॉन्सेप्ट में जाते हैं तो एक नाम आता है चार्ल्स डार्विन, डार्विनिज्म जिसे कहते हैं। ये बेसिक बातें हैं जो आपको 9th-10th वगैरह में बताई जाती हैं। डार्विन क्या कहते हैं, गौर से सुनिएगा। इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज दैट सर्वाइव्स, nor the most intelligent species that survives. Only that person who is in a position to change themselves will survive in long run. It is not the strongest species that survives, nor the most intelligent species survives. It is only the person who changes themselves who will survive in long run. चार्ल्स डार्विन का क्या कहना है? दुनिया में क्या है, परिवर्तन एक नियम है। जो सबसे बलशाली प्राणी था, सबसे बड़ा प्राणी था, डायनासोर वगैरह की बात करते हैं, वो भी सरवाइव नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने बदला नहीं। जो सबसे इंटेलिजेंट बीइंग है वो भी सरवाइव नहीं करेगा, वही सरवाइव करेगा जो अपने आप को चेंज करता है, वातावरण के अनुसार बदलता है, वही स्पीसीज लॉन्ग रन में सरवाइव करने वाला है। क्या कहता है चार्ल्स डार्विन? इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट species
that survives, nor the most intelligent species survives. A person who changes themselves as per environment survives in the long run. लंबे समय में इसी को सरवाइव करना है जी, यही डार्विनिज्म है। दिस इज द कॉन्सेप्ट, और ये किसी भी सब्जेक्ट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। यही ह्यूमन रेस का इवोल्यूशन थियरी है, विकास की गाथा है और विकास की कहानी। एग्जैक्टली वही बात बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ होता है। आप कितने भी स्ट्रांग हो, कितना भी आपका ब्रांड वैल्यू मजबूत है, कितना भी समय से आप काम कर रहे हो, कितना बड़ा कस्टमर बेस है, इससे मतलब नहीं है। चेंज इज द वे ऑफ लाइफ, चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग। आपको चेंज को समझना होगा, मॉनिटर करना होगा, एनालाइज करना होगा और फिर अपने आप को बदलने की कोशिश करनी होगी, तभी आप लॉन्ग रन में सरवाइव करोगे, नहीं तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो अगली बात जो हमारी टॉपिक की है, एक इन्वायरमेंट को हमने जाना, दूसरी बात हमने चेंज को जाना। अब हमें क्या करना है, एक बिजनेस इंटरप्राइज को इस चेंज के साथ रिलेट करना है, इंटरेक्ट करना है। जो इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है उसके अनुसार आपको बदलाव करने की कोशिश करनी है। ठीक है जी, ठीक है। कस्टमर का डिमांड चेंज हो गया, आप अपना प्रोडक्शन लाइन बदल दो। टेक्नोलॉजी बदल गई, आप प्रोडक्शन में उस नए टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करो, अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग स्ट्रांग करो। ऐसा नहीं कि हम सबसे बलशाली हैं, मजबूत हैं, हम ही लंबे समय तक रहेंगे। नहीं साहब, उखाड़ के फेंक देगा चेंज आपको, नस्ते नाबूद हो जाएंगे आप। बड़े सारे किले ढहते हुए देखे गए हैं। तो चेंज को पहचानो, मानो और अपने आप को बदलने की कोशिश करो। एज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यही आपकी ड्यूटी बनती है। ठीक है जी, आइए अब आए, एक हमने बिजनेस और एनवायरनमेंट समझा, चेंज समझा। अब एक स्लाइड से हम आगे की बात आपको दिखाने की जा रहे हैं। एंड व्हाट इज दैट, बिजनेस एनवायरनमेंट का आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। व्हाट इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के ये 4 कैरेक्टरिस्टिक है, 4 विशेषताएं हैं इनकी। बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, सम टोटल ऑफ फोर्सेस, उसकी बात कर रहे हैं। पहला है बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स, सेकंड है बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक, थर्ड है बिजनेस एनवायरनमेंट इज मल्टीफेसेटेड, एंड फोर्थ है बिजनेस एनवायरनमेंट हैज फार रीचिंग इंपैक्ट। अब सवाल आता है, व्हाट इज द सेंस ऑफ और वाई बिजनेस इंटरप्राइज और बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। तो राइटिंग करें हम लोग, जिसको आप कह रहे हैं टॉपिक का जो आपका नाम है, व्हाट इज दैट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट।
गौर से सुनना और ऐसी कोशिश करो कि यहीं पे आपको ये डिस्कशन याद हो जाए, कुछ आगे करने की जरूरत ही ना हो। सबसे पहला है हेलो, नाउ आई थिंक आई एम ऑडिबल। हेलो, देखिए तो अगर आपको इन्वायरमेंट को समझना है तो सारे फैक्टर को एक साथ समझना आपके लिए मुश्किल है। तो आपको कोशिश क्या करनी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दोज फैक्टर्स ऑन इंडिविजुअल बेसिस। जैसे इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हैं ना, इकोनॉमिक्स में जो आपका कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, बड़े सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो वहां पे एक सेटेरिस पैरिबस अजम्पशन बनाते हैं, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। एग्जैक्टली वही बात यहां पे आता है कि आपको सारे फैक्टर को एक साथ पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है, अलग अलग पढ़ो तो शायद कुछ आपको समझ में आए। अब एक एग्जांपल लो, आज के डेट में क्या हुआ, यहां पे हमने बातें क्या क्या समझी, वेरी डिफिकल्ट, composed of various factors। दूसरा, very difficult to understand it इन टोटलिटी, संपूर्णता में समझना संभव नहीं है। तो क्या करना होगा हमें, इंडिविजुअल एनालिसिस
एज रिक्वायर्ड। इंडिविजुअल एनालिसिस आपको करना होगा, हर का अलग अलग विश्लेषण करना होगा। जैसे एक एग्जाम्पल अगर आप लीजिए तो आज के डेट में मोबाइल फोन ने क्या किया है, मोबाइल फोन ने पूरे काम करने के सिस्टम को बदल दिया। इट हैज रिप्लेस्ड कंप्यूटर्स, इट हैज रिप्लेस्ड वॉच, क्योंकि आपका टाइम भी मोबाइल फोन पे ही आ जाता है तो वॉच की भी जरूरत नहीं रही। वो पुराने बड़े बड़े कंप्यूटर का रिक्वायरमेंट भी खत्म हो गया, बल्कि उन कंप्यूटर से महंगा आपको मोबाइल फोन मिलता है। तो बड़ा ये जटिल प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, सबों का इंपैक्ट है, और उन सबों के इंपैक्ट से इस मोबाइल इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हुआ, जिसने जो पुराने सिस्टम थे उनको चेंज कर दिया, बदल दिया, रिप्लेस कर दिया, ऑब्सोलीट बना दिया। सेकंड आता है बिजनेस एनवायरनमेंट का, एंड दैट इज डायनेमिक। डायनेमिक मीन्स इट इज चेंजेबल है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज चेंजेबल, नॉट स्टैटिक। इट इज नॉट स्टैटिक, स्थिर नहीं है ये, डायनेमिक है, परिवर्तनशील है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। और वेयर चेंज इज द वे ऑफ लाइफ। एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देखिए, पहले अगर आप देखिए तो म्यूजिक कंपनी सीडीज बेचती थी और उनसे उनकी कमाई होती थी। आज की दुनिया बदल गई, उनके उस कमाई का स्रोत खत्म हो गया। कौन सीडी लेना चाहता है भाई आज के डेट में? सारा आपका इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो उन्हें म्यूजिक कंपनीज ने क्या कोशिश किया, अब अपने कमाने का ढंग बदल दिया। एंड व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ, दे आर सेलिंग द रिंगटोन्स। और रिंगटोन बेचते हैं जी। आपके भी मोबाइल पे डायलर टोन, रिंगटोन, और उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो उनके कमाई का एक नया स्रोत डेवलप हुआ। यही होगा, इन्वायरमेंट डायनेमिक बदलने वाला है। आपको नए नए एवेन्यूज, नए नए अवसर तलाशने पड़ेंगे। द सेम थिंग हैज हैपेंड इन द केस ऑफ म्यूजिक कंपनीज प्रोड्यूसिंग म्यूजिक सीडीज। नहीं तो एग्जाम्पल, आगे आइए। एग्जाम्पल, इसी का एग्जाम्पल हमने देखा। एंड व्हाट इज दैट, यहां पे एग्जाम्पल लें, म्यूजिक सीडीज रिप्लेस्ड बाई ringtones, dialer tones, एटसेट्रा। दूसरा आप ले लो, ये कोविड-19 का जो सिचुएशन है, ये बिजनेस के ढंग को बदलने वाला है। पहले क्या होता था, एक कंपनी, उसका हेड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस, बड़े बड़े एम्प्लॉय के वॉल्यूम, वो कंपनी में दफ्तर में आ रहे हैं, अटेंडेंस लगा रहे हैं। भाई साहब, ये लॉकडाउन अगर खत्म होगा ना तो मुझे उम्मीद है कि एक नई दुनिया होगी हमारी, एक नया कल्चर डेवलप हो गया। व्हाट इज दैट, वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल क्लासेस। अब दिल्ली में बैठ के हम फेस टू फेस क्लासेस देते थे, फिजिकली स्टूडेंट को क्लास देते थे। इन्वायरमेंट बदल गया जी। स्टूडेंट घर पे बैठा हुआ है, लॉकडाउन में है वो,
और वो पढ़ने की इच्छा रखता है, तो व्हाट वी विल हैव टू डू, हमें भी बदलना पड़ेगा। कैसे बदलना होगा? हमने गूगल ड्राइव, ऑनलाइन क्लास सिस्टम, इसको लाने की कोशिश की है। तो हम भी बदलाव के साथ खुद अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम। अब वर्क फ्रॉम होम अगर कॉन्सेप्ट आया तो आने वाले समय में देखिएगा इसका फायदा भी है। कंपनी का जो कॉस्ट है वो बड़े अमाउंट में कट होगा, रिड्यूस होगा। नुकसान तो है ही, व्यापार ठप पड़ा है, उसका नुकसान तो है ही। तो डायनेमिक हो गया। तीसरी बात पे हम आए, एंड व्हाट इज दैट? मल्टी फेसेटेड। मल्टी फेसेटेड, मल्टी बहुत, फेस चेहरा, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट के बड़े सारे चेहरे हैं, अलग अलग आयाम हैं। बात समझ रहे हैं ना? अब बिजनेस एनवायरनमेंट को कोई फेवरेबल मान रहा है, अपने पक्ष का मान रहा है, कोई उसमें अपॉर्चुनिटी तलाश रहा है। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके आधार पे किसी को अपॉर्चुनिटी वहां पे नजर आ रही है, तो किसी को वहां पे थ्रेट नजर आ रहा है। चलता रहता है ये। जैसे एक गाना है ना, वो क्या है? जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। अब आप कहिएगा लॉ पढ़ाते हैं, बीसीके पढ़ाते हैं, गाना भी सुनाते हैं, तो मल्टी फेस है ना भाई, दिस इज मल्टी फेस। क्या मैंने बताया? अलग अलग फेस है। जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। अलग अलग चेहरे हैं। किसी को वहां पे अवसर नजर आ रहा है, तो किसी को वहां डर नजर आ रहा है। ये होगा। एक आपके इसमें रिलीजियस बुक में एक कॉन्सेप्ट भी है, एक कहा गया भी है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत वो देख ही वैसी। मतलब अलग अलग मूरत है, अलग अलग फेस है। अब किस फेस को आप देखना चाहते हैं, क्या रूप आप देखना चाहते हैं? तो एनवायरनमेंट के भी बड़े बड़े फेस है, अलग अलग फेस है। किसी को वहां पे अपॉर्चुनिटी नजर आती है, तो किसी को वहां थ्रेट नजर आती है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का। जैसे पहले सिंपल टीवी होता था जी, उसके बाद एलसीडी का जमाना आया, उसके बाद एलईडी का जमाना आया, प्लाज्मा टीवी का जमाना आया। अब क्या है, ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट। अब जो कंपनी, मान लो जो कंपनी एलईडी या प्लाज्मा टीवी बनाती है, उसके लिए अवसर है। और जो पुराने मेथड में प्रोडक्शन कर रही थी, वो सिंपल हो, बड़ा सा डब्बा टेलीविजन का, जब घर पे आए तो उसका पूरा ढक्कन खोलो, डोर खोलो, तो वो जमाना खत्म हो गया। तो आपको क्या करना होगा? बिजनेस एनवायरनमेंट के फेस देखने होंगे और अपने आप को, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसमें अपॉर्चुनिटी पहचानना पड़ेगा। थ्रेट तो है ही, अपॉर्चुनिटी भी अगर है तो उसको इनकैश करने की कोशिश करनी होगी। नहीं तो बिजनेस एनवायरनमेंट
has many faces, providing opportunities for someone. कुछ लोगों को बहुत मजा आया बिजनेस इन्वायरमेंट से क्योंकि उनके लिए प्लस पॉइंट है वो, और कुछ लोगों को थ्रेट नजर आया. प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू सम पीपल while threats to other. कुछ लोग बड़े खुश हो गए, बहुत अच्छा, और कुछ लोगों की काम करने का ढंग चेंज हो गया, इतने परेशान हुए कि बिजनेस एंटरप्राइज ही बंद हो गई. तो इट हैज मल्टी फेज. नेक्स्ट, द फोर्थ पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको अगर आप देखिए तो इट हैज फार रीचिंग इंपैक्ट. इट हैज फार रीचिंग इंपैक्ट. बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इसको समझने की कोशिश कीजिए. देखिए बच्चे, मैं आपको समझाऊं, जब आप बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज जैसे पेपर को पढ़ते हैं तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, हर पॉइंट दूसरे पॉइंट से मिलता जुलता नजर आता है. जिस समय आपने उन पॉइंट्स को अलग अलग करना सीख लिया, उस समय आपकी स्टडी कंप्लीट होती है. अब डायनेमिक का सेंस अलग है. अब जैसे यहां पे हम चल रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स का सेंस अलग है. कंपोज्ड ऑफ वेरियस यूनिट्स, वेरी डिफिकल्ट टू व्यू इट इन टोटलिटी. संपूर्णता में समझना मुश्किल है, इंडिविजुअलिटी में समझना आसान है. अब जब डायनेमिक की बात करेंगे, चेंजेबल, मल्टीफेसेटेड की बात करेंगे तो इट हैज डिफरेंट फेस. सम पीपल फाइंड अपॉर्चुनिटीज हियर, अदर फेसेस थ्रेट्स. अब आता है फार रीचिंग इंपैक्ट. अच्छा एक बात बताओ, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, इसका प्रभाव बड़े लंबे समय तक आपको फील होना है. ऐसा नहीं है कि इट्स इंपैक्ट विल बी फेल्ड फॉर अ स्मॉल टाइम. इट इज नॉट शॉर्ट लिव्ड, rather it will have far reaching impact. दूरगामी प्रभाव होगा इसका, लंबे समय तक प्रभाव फील होगा इसका. नहीं तो इट्स इंपैक्ट इज नॉट शॉर्ट लिव्ड. छोटे समय के लिए नहीं प्रभाव आना है, rather will be felt over long time period. Felt over long time period. अच्छा, मेरी बात का आंसर देना. अगर मान लो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है एंड दैट इज वर्किंग विथ नैरो प्रोडक्ट लाइन. थोड़ा इन बातों को समझना होगा, मैनेजमेंट के वर्ड्स हैं तो इनका मैं आपको सिंपल मीनिंग भी समझाने की कोशिश करता हूं. जैसे मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोडक्ट, कुछ एक प्रोडक्ट, एक दो प्रोडक्ट में काम करता है. मान लो आने वाले समय में कस्टमर ने उस प्रोडक्ट का डिमांड करना खत्म कर दिया, तब तो आपका काम हो गया जी. आप तो बंद हो गए, आप बर्बाद हो गए. तो भाई आपको क्या करना है, आने वाले समय को परसीव करना है, सोचना है, समझना है, उनके बारे में एक ओपिनियन बनाना है. और क्या करना है, आपको अपना प्रोडक्ट लाइन डाइवर्सिफाइड रखना है, क्योंकि आप एक गोइंग कंसर्न हो. अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट गोइंग कंसर्न हो, लॉ का कॉन्सेप्ट, परपीचुअल सक्सेशन में आप काम करते हो, आप कंपनी के फॉर्म में हो, आप लंबे समय पे के लिए काम करने के लिए यहां आए हो. तो व्हाई यू आर ऑपरेटिंग विथ फ्यू प्रोडक्ट्स, विथ फ्यू गुड्स एंड सर्विसेज.
If you have to survive in long run, you will have to expand your product line. आप प्रोडक्ट लाइन को बड़ा करके रखो, बात समझ रहे हो ना? तब आप लॉन्ग रन में सरवाइव कर पाओगे, तभी लॉन्ग पीरियड का इंपैक्ट को आप झेल पाओगे। एग्जाम्पल, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं रिलायंस का। नहीं, खैर आपको तो ये पता नहीं होगा, अपने घर में डैडी मम्मी से पूछना। हाँ, रिलायंस का जो पुराना प्रोडक्ट होता था दैट वाज टेक्सटाइल, सिंथेटिक फाइबर्स, और विमल नाम से आता था, टेलीविजन में एडवर्टीजमेंट आता था, ओनली विमल। हाँ, वो एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता था। क्या रिलायंस केवल टेक्सटाइल प्रोडक्ट में रहता तो आज इंडिया का नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन बन पाता? नेवर। रिलायंस ने क्या किया? अपने प्रोडक्ट लाइन में एक्सपेंशन किया। What they did, they expanded their product line. Expansion in product line. प्रोडक्ट लाइन को एक्सपैंड किया, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट बनाया। टेक्सटाइल से शुरू किया, आ गया पेट्रोकेमिकल में, पेट्रोलियम में, पेट्रोकेमिकल में आ गया भैया। चलो जी, अगला क्या किया? रिटेल में आ गया। रिलायंस ट्रेंड, रिलायंस फुटवेयर, फुटप्रिंट सॉरी, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस जेवेल्स, और अब तो इसने टेलीकॉम इंडस्ट्री की भी खटिया खड़ी कर दी है भाई साहब। रिलायंस जियो, हाँ, धन धनाधन रिलायंस जियो। हाँ, तो इन्होंने क्या किया? अपना प्रोडक्ट लाइन एक्सपैंड किया है। दे आर नॉट देयर इन फ्यू प्रोडक्ट्स, दे आर इन मल्टीपल प्रोडक्ट्स। ये फ्यूचरिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, इनको लंबे समय तक पारी खेलनी है, तो इन्होंने डिफरेंट प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया। इसलिए आज के डेट में ये हेल्थ केयर में भी हैं, इनके हॉस्पिटल्स हैं, इनके लैबोरेटरीज हैं। ये हमारे जीवन के हर पहलू को टच करता है। बताओ, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कभी खत्म होने वाला है? नहीं, नहीं संभव है। ठीक है जी, तो दिस इज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब आइए हम नेक्स्ट बात करें आपके सामने, एंड व्हाट इज दैट? इसके बाद इस पॉइंट को देखिए और फिर मैं एक बार इस पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है जी, आगे हम लोग डिस्कशन को अभी कंटिन्यू करते हैं। जस्ट अ मिनट। क्लास कंटिन्यू करेगी, क्लास विल कंटिन्यू फर्दर।
चलिए जी, आइए, मेरा क्या कहना है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, एंड व्हाट इज दैट, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है? बिजनेस इन्वायरमेंट को समझने से, अंडरस्टैंड करने से आपको क्या एडवांटेज होगा वो हमें समझना है। दैट इज कॉल्ड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अब समझिएगा, सबसे पहली बात है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, सबसे पहला पॉइंट जो हम लोगों को यहां दिखता है, दैट इज डिटरमाइनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। आप समझा हुआ बात है। बिजनेस इन्वायरमेंट देखेंगे तो आपके लिए कुछ प्लस पॉइंट्स होंगे, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे, उनको आपको समझना होगा, और जो आपको डराने वाले फैक्टर हैं उनको भी आपको समझना होगा। और मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। गौर कीजिएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। अगर, गौर करना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, तो उसको कैपिटलाइज करो, एक्सपैंड करो, उसको और बड़ा करो, भरपूर फायदा उठाओ। जैसे अगर मान लो मार्केट में आज के डेट में कस्टमर का डिमांड बढ़ रहा है, ये बड़ा वेलकम सिचुएशन है आपके लिए, इसका फायदा उठाओ, खूब कस्टमर के टेरिटरी में, कस्टमर टेरिटरी में एंटर करो, अपना सेल वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करो। इट थ्रोज अपॉर्चुनिटी बिफोर यू। तो अगर अपॉर्चुनिटी है तो कैपिटलाइज कीजिए, उसका फायदा उठाइए, फायदा उठाइए और भरपूर फायदा उठाइए। और थ्रेट है, नेगेटिव पॉइंट्स है। अब कोरोना वायरस ने तो आपको डरा ही दिया है, हाँ, इसको खत्म तो आप कर नहीं सकते, इसका तो इंपैक्ट है, ये एक्सटर्नल फैक्टर है, आपके नियंत्रण में भी नहीं है। क्या कर लीजिएगा आप? जब तक वैक्सीन नहीं बनेगी, दवा नहीं आएगी, कुछ नहीं होने वाला भैया। आप क्या करेंगे? हमारे प्राइम मिनिस्टर सर कहते हैं, हां, 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, यही तो कहा जा रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं? थ्रेट है, थ्रेट खत्म हो नहीं कर सकते आप, तो आप उसको मिनिमाइज कीजिए, मिनिमाइज कीजिए, उसको न्यूनतम करने की कोशिश कीजिए। थ्रेट तो होगा, डरना नहीं है, हाथ रख के बैठ नहीं जाना है, अरे ये आ गया, ये वायरस है, ये हमें परेशान कर देगा, हम तो बर्बाद हो गए जी। ये रोना गाना बंद करो भैया, है जीना सीखो, उसको अपने जीवन के साथ ढालना सीखो, और थ्रेट को मिनिमम करो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, सैनिटाइज करो अपने जो भी मटेरियल यूज करते हो, जिनके कॉन्टेक्ट, मास्क यूज करो। इससे आप थ्रेट को मिनिमाइज कर सकते हो। क्लियर हो गई मेरी बात? सेकंड पॉइंट आता है, एंड दैट इज कंटिन्यूअस लर्निंग। देखिए भाई, है क्या, है क्या, गौर से सुनिएगा मेरी बात को। सेकंड पॉइंट, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, आपको कितने समय तक काम करना है? आप तो गोइंग कंसर्न है जी, आप खत्म होने के लिए थोड़े ही आए हैं, आप तो एक लंबे समय तक दुनिया में काम करने के लिए आए हैं। तो आपको क्या करना होगा?
बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी को कंटिन्यूअस बेसिस पे रखना होगा, लगातार उसे मॉनिटर करो, लगातार उसके चेंजेस को एनालाइज करो, लगातार अपने आप को एडेप्ट करो, अपने में बदलाव लाओ। तो दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं कि आज हमने अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन को समझा, बहुत मेहनत करके समझा, उसके अपॉर्चुनिटी को समझा, थ्रेट को समझा, एक नया प्रोडक्ट निकाल दिया, अब फिर बैठ गए। नहीं नहीं, आपको लंबे समय तक रखना है, तो आपको अपने लर्निंग कर्व को एक्सटेंड करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा। ये एक सतत प्रक्रिया है, एक निरंतर प्रक्रिया है, और फायदा ही होगा इसका, नुकसान नहीं होना भैया। ठीक है, तो कंटिन्यूअस लर्निंग इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है जिससे आप इन्वायरमेंट को मॉनिटर करते हैं, फिर चेंजेज को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उस चेंज का आप रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं चेंज हो गया हमें क्या करना है, अरे हुआ है, प्रैक्टिकल है, उस दुनिया में जीना है, और एडैप्ट करो, बदलाव करो, इसका फायदा मिलेगा आपको आगे। थर्ड इज व्हाट? थर्ड इज जिसे हम क्या कहते हैं, इमेज बिल्डिंग। क्या होता है इमेज बिल्डिंग? अच्छा, इमेज इज व्हाट? इमेज इज द परसेप्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द माइंड ऑफ इट्स स्टेक होल्डर्स। ऑर्गेनाइजेशन की छवि जो इनके स्टेक होल्डर के निगाहों में है, वो इसका इमेज है, वो इसकी एक छाया है। एग्जाम्पल, कस्टमर आपके बारे में क्या सोचते हैं, सप्लायर कस्टमर आपके बारे में क्या सोचते हैं? अच्छा कब सोचेंगे? जब कस्टमर के प्रॉब्लम को, उनके क्वेरी को, उनके ग्रीवेंस को आपने खत्म किया, अच्छा ओपिनियन बनेगा। सप्लायर आपके बारे में क्या इमेज रखता है? इट इज ऑल द बैटल ऑफ परसेप्शन। ये तो परसेप्शन की एक लड़ाई है, ये तो एक इमेज बनाने की लड़ाई है मेरे भाई। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? सप्लायर को अगर आपने टाइम पे पेमेंट किया, गुड परसेप्शन है। सप्लायर को आपने पेमेंट में डिफॉल्ट किया, वो चिढ़ बैठा आपसे, आपका इमेज नेगेटिव हो गया। तो इमेज इज परसेप्शन of an organization in the mind of, ऐसे लोग कस्टमर कहते हैं, लेकिन इसका अगर बड़ा आप सेंस देखना चाहते हैं ना, तो ऑल स्टेक होल्डर, जो इससे संबंधित लोग हैं। जिसमें कस्टमर भी आ गया, सप्लायर भी आ गया, ये सारे लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, जिनको आप स्टेक होल्डर कहते हो। इंप्लॉय आ गया भैया, इंप्लॉय आ गया। इंप्लॉय का आप ढंग से रख रखाव करते हो, सैलरी टाइम पे देते हो, उनका हेल्थ केयर वगैरह का पूरा केयर चिंता करते हो, तो इट विल क्रिएट अ गुड इमेज। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ, फिर आपके कुछ स्टडी मटेरियल के पॉइंट्स पे मैं लाऊंगा। जैसे मान लो, एक बात मैं कहता हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं बीसी के पढ़ाने आया हूँ, मेरे पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। समझो मेरी बात को, मेरे पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, ये पूरा मैं आपके लिए लाया हूँ, पूरा आपको बना के दिखाऊंगा आज। ये मेरे पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। अगली बात देखिए,
इसी से काम तो नहीं चलेगा। लेकिन एक थॉट आपके मन में गया कि नहीं, सर ने कुछ मेहनत तो किया ही होगा, सर ने कुछ मेहनत तो किया ही होगा। अगला सर की बुक है, यह बुक है, एक इमेज जाएगा स्टूडेंट के मन में कि जो बंदा हमें पढ़ाने आया है वो बुक लिखा हुआ है, ही हैज ऑथर्ड अ बुक। गौर करो मेरी बात को। इन दैट वे दैट विल क्रिएट अ पॉजिटिव इमेज इन द माइंड ऑफ अ स्टूडेंट। ठीक है बेटा। अब एक एग्जाम्पल लीजिए जो आपके स्टडी मटेरियल में मैंने पॉइंट देखा है, और उस पॉइंट को मैं क्यों बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे बड़े कंफ्यूज से नजर आते हैं वहां पे, इसलिए दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू मेक इट क्लियर। एक एग्जाम्पल है दैट इज ऑफ कैप्टिव पावर प्लांट, CPP। कैप्टिव लिखता हूं, कैप्टिव पावर प्लांट। गौर करना मेरी बात को। एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो अगर पावर की रिक्वायरमेंट है, पावर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की रिक्वायरमेंट है, तो यह बाहर से आउटसोर्स करता है, बाहर से लेता है। मान लो ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है, उसने क्या किया, उसने सेल्फ कंजम्पशन के लिए पावर प्लांट बना लिया, अपने उपयोग के लिए पावर प्लांट बना लिया। गौर करना मेरी बात को। नॉर्मली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से इलेक्ट्रिसिटी बाई करते हैं, खरीदते हैं, लेकिन जब बहुत बड़े लेवल पे आप काम कर रहे हो तो व्हाई नॉट टू एस्टैब्लिश योर ओन पावर प्लांट। आप अपना पावर प्लांट क्यों नहीं एस्टैब्लिश कर सकते हो, और अगर करते हो तो दैट विल क्रिएट अ गुड इमेज। हियर this captive, and that is called captive power plant. Here the power generating plant is there that produces power, but that power is meant for self consumption, स्वयं इस्तेमाल के लिए, स्वयं के इस्तेमाल के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए, खुद के इस्तेमाल के लिए। मतलब आप एक तरह से समझो ना, इट विल एक्ट एज रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा, इनपुट के रूप में काम कर रहा है जी। जैसे रॉ मटेरियल वगैरह का यूज करते हैं ना, वैसे हम कैप्टिव पावर प्लांट का यूज करते हैं। तो दैट विल थ्रो अ गुड इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और जब आप लर्न करेंगे ही, इमेज अच्छा होगा ही आपका, तो फाइनली व्हाट विल हैपन, होगा फाइनली क्या, इट विल लीड टू ग्रोथ। यही हमारा पॉइंट था। इट विल लीड टू ग्रोथ ऑफ, जिसे हम क्या कहते हैं, गिविंग डायरेक्शन टू ग्रोथ। इट विल प्रोमोट ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, नए प्रोडक्ट जुटेंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा, कस्टमर वॉल्यूम बढ़ेगा, सेल वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ेगा, तो फाइनली इट विल लीड टू ग्रोथ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। तो चलो बच्चों, यहां तक, जहां इस पॉइंट तक जो जो मैंने बात की है, मैं चाहता हूं आप रिवाइज कर लो, फिर अगले टॉपिक पे आते हैं। ठीक है। हमने क्या बोला है अभी तक, हमने क्या बोला है कि, हमने क्या बोला है समझिए, हमने क्या बोला है कि व्हाट इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या है, it is sum total of forces having bearing on the function of organization that affect the function of organization। एक बात, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर दोनों होते हैं, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर क्या होते हैं, अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स आपको दिखाते हैं। इसके बाद हमने देखा था चेंज, मीन्स जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें चेंज होगा, और चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग। आपको उसके साथ क्या करना होगा, कोऑर्डिनेट करना होगा। अगली बात जो हमने देखा, बिजनेस एनवायरनमेंट के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कॉम्प्लेक्स है, बड़े यूनिट से बना है, छोटे छोटे यूनिट से बना है, डायनेमिक, एवर चेंजिंग, मल्टीफेसेटेड, डिफरेंट फेस है इनके, और लास्ट इसका जो इफेक्ट होगा वो लंबे समय तक महसूस होने वाला है।
ठीक है जी। तो ये बातें जो हमारी हुई, दिस इज अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आप नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, और वो पॉइंट क्या है? अब देखिए, ये रहा आपका ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और ये रहा इसके इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी है, कस्टमर है, कॉम्पिटिटर है। ये कस्टमर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, सोशल इन्वायरमेंट है, समाज में रह के काम करना है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, हाँ, इन्वायरमेंटल फैक्टर है, environmental factors, pollution etc, health care facilities etc, health care etc। अब बताओ, ये सारे फैक्टर मिलके बार बार ऑर्गेनाइजेशन को परेशान कर रहे हैं। ये तीर छोड़ रहा है, देखो कैसे तीर छोड़ रहा है, ऐसे परेशान कर रहा है। हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेचारा परेशान पे परेशान हुआ जा रहा है। क्या ये चुपचाप बैठ जाएगा? क्या ये ऑर्गेनाइजेशन चुप बैठने के लिए है क्या? टेक्नोलॉजी बदल रहा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे इसका इफेक्ट आ रहा है। कस्टमर डिमांड बदल रहा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट आ रहा है। सोशल फैक्टर बदल रहा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट आ रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज का रूल बदल गया, ये भी बहुत बड़ी बात है। मोदी साहब की गवर्नमेंट आ गई, पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, एकदम पूरा वे ऑफ वर्किंग चेंज हो गया। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? ये मार खाने के लिए बैठा है? नहीं, ये भी अपना रिस्पॉन्स देगा। नहीं, अब देखते हो ना, तीर पे तीर चलेगा, ये भी अपना इफेक्ट दिखाएगा, चुप नहीं बैठने वाला है भैया। आप हम पे आक्रमण कर रहे हो, मैं भी नहीं छोड़ने वाला, ये भी अपना इफेक्ट दिखाएगा, जिसको आप बोलते हैं रिस्पॉन्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। प्रतिक्रिया है। आप हमें परेशान करो, हम चुपचाप बैठे रहें, कुछ ना कहें, तो अब ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्स देखना है। रिस्पॉन्स ऑफ, आइए, रिस्पॉन्स ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू इन्वायरमेंट। रिस्पॉन्स देखना है। इस रिस्पॉन्स को अगर एब्रिविएशन में हम याद रखें तो हम जानते हैं बाय द नेम ACC। मैं 3 नाम बता रहा हूं। फर्स्ट फॉर, गौर कीजिएगा, A, सेकंड फॉर C, एंड थर्ड फॉर अगेन C। ACC. A is what? Administrative response. Administrative response. Administrative response. C is competitive response. And another C is collective response. ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का 3 रिस्पॉन्स होगा, जो इसे किसे देना है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को देना है। ये 3 इनका एक्शन है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट। आप हमें छेड़ रहे हो, छोड़ेंगे नहीं। तो द फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स। व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स? एक एक करके देखते हैं, है ना। तो द फर्स्ट वन इज
एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स। फर्स्ट जो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स है ना, रिस्पॉन्स। एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स क्या होता है? प्रशासनिक प्रतिक्रिया। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स प्रशासन, प्रशासनिक प्रतिक्रिया क्या है? ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स जो देगा, दैट विल बी देयर इन एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेट। फॉर एग्जाम्पल, बाय चेंजिंग डिसीजंस, by formulating new plans, by formulating new strategies, by introducing something new, so that will be called administrative response. Administrative response that involves formulation of, this is the response by way of, this is the response by way of, है ना, plans, policies and decisions. Plans, policies and decisions. कुछ नया प्लान बना दीजिए। पुरानी प्लान आज के डेट में सटीक नहीं बैठ रही है, तो उसके लिए नई प्लानिंग ला दीजिए, नए डिसीजंस लाइए, नए डिसीजन मेकर को लाइए, तो दैट विल बी कॉल्ड योर एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स। ये प्रशासनिक प्रतिक्रिया है। द सेकंड वन इज, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, द सेकंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो सेकंड पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। व्हाट इज कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स? कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स क्या है भैया? अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? अपने कॉम्पिटिटर पे भी नजर रखा हुआ है। बात समझ रहे ना? बात क्या है? अगर कॉम्पिटिटर कुछ अच्छा कर गया तो आपका कस्टमर उधर की ओर चला जाएगा। कुछ यूनिक ले आया, कुछ इनोवेट कर दिया, जो आज आपका गुणगान कर रहे थे ना कस्टमर, मिनट नहीं लगेगा आप शिफ्ट हो जाएंगे। बड़े बेदर्द होते हैं ये कस्टमर। लंबे समय तक इन्होंने नोकिया का गुणगान किया, एप्पल का आईफोन आ गया, मिनट नहीं लगा ये शिफ्ट हो गए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आपको अपने कॉम्पिटिटर की पॉलिसीज पे नजर रखनी है। नहीं करना क्या है आपको? आपको क्या करना है? आपको अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने की कोशिश करनी है। क्या करनी है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने की कोशिश करनी है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे होता है? तो ये दो फॉर्म में होगा, ईदर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और इन टर्म्स ऑफ प्राइस, या कॉस्ट कह लीजिए, और इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है? दिस इज द यूनिकनेस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिकनेस है, आप क्यों हो, आपका यूएसपी क्या है, आप अलग से क्यों हो, तो आपका एक अलग पहचान बनेगा दो टर्म में। फर्स्ट इज इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, एंड सेकेंड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। आप बड़े अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहे हो, आपका एडवांटेज है कॉम्पिटिटर के ऊपर, कस्टमर आपकी ओर अट्रैक्ट होगा, यूनिक फीचर है, यूनिक क्वालिटी है। लेकिन वही अगर आपके कॉम्पिटिटर ने यूनिक क्वालिटी का प्रोडक्ट दे दिया तो कस्टमर तुरंत शिफ्ट कर जाएगा। सेकेंड इज कॉस्ट, लो कॉस्ट पे आप प्रोडक्शन करते हो जी, ये भी आपका यूनिकनेस है।
तो आपको इन दोनों पॉइंट पे नजर रखनी होगी और इसी के आधार पे यह देखा जाएगा कि आपको अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर एडवांटेज है या नहीं। या तो आप बहुत बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट लें या आप लो कॉस्ट पे प्रोड्यूस करें। उल्टा अगर हुआ तो कस्टमर आपका कॉम्पिटिटर जीत जाएगा लड़ाई। समझिए बात को। अब क्या करना होगा, जब ऐसा आप रिस्पॉन्स देंगे तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? इससे क्या होगा, यू विल बी इन अ पोजिशन टू अट्रैक्ट, दो बातें होंगी, अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स। अगर आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ गया, एकदम यूनिक क्वालिटी का प्रोडक्ट हो गया, अब आईफोन यूनिक क्वालिटी का है जी, टेक्नोलॉजी बेस्ट है, सिंपल एप्लीकेशन है, यूनिक क्वालिटी का प्रोडक्ट है। इसने एप्पल कंपनी की ओर नए कस्टमर को अट्रैक्ट किया, दूसरे मोबाइल कंपनी से कस्टमर छीन के लाया, ये अपनी ओर अट्रैक्ट किया। एंड सेकेंड, टू रिटेन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। दोनों बातें को ध्यान रखना है बेटा। ऐसा नहीं कि आप नए कस्टमर को ढूंढने में लग जाओ, तब तक क्या पता चला पुराना कस्टमर तुम्हारी ओर से चला गया, वो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पे शिफ्ट हो गया। आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तभी मानी जाएगी जब आप अपने कस्टमर को रिटेन करते हो, रोकते हो, शिफ्ट नहीं होने देते हो, कहीं दूसरी ओर मुड़ने नहीं देते हो, रोकते हो और नए कस्टमर को अट्रैक्ट करते हो। तो दैट विल बी कॉल्ड योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, दैट विल क्रिएट वैल्यू एंड दैट इज द यूनिकनेस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड, जिसे हम कहते हैं कलेक्टिव, देखिएगा, जिसे हम कहते हैं थर्ड इज कलेक्टिव रिस्पॉन्स। कलेक्टिव रिस्पॉन्स क्या है? हेलो, एक ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहा है, प्रतिक्रिया दे रहा है, तो वो प्रतिक्रिया कैसे दे रहा है? कलेक्टिव फॉर्म में, सामूहिक रूप में। नहीं, अगर अकेले नहीं कर सकते हैं तो मिलके करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, बेहतर करते हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड कलेक्टिव रिस्पॉन्स। मैं बताता हूं, समझ में आ जाएगा। कलेक्टिव रिस्पॉन्स, इसका एग्जाम्पल है पार्टनरशिप। इसका एग्जाम्पल है मर्जर्स। इसका एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ कंसोर्टियम। घबराओ मत, मैं सब कुछ समझाता हूं, एटसेट्रा, ज्वाइंट वेंचर्स। स्ट्रेटेजिक अलायंस, एटसेट्रा। अब कलेक्टिव रिस्पॉन्स में अगर आप देखिए तो मैं सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 4 करा रहा हूं, लॉ बीसीआर, इकोनॉमिक्स बीसी की। अब बताओ, मुझे भी तो किन्हीं का साथ चाहिए, सारा पेपर तो नहीं करा सकता मैं, लिमिटेशन है। यह भी क्यों करवा पा रहा हूं? 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तब जाके यह बात मैं करा पा रहा हूं आपको। I need someone to teach accountancy। तो मैंने क्या किया, अकाउंट्स वाले सर के साथ एक वेंचर लगाया, एक अकाउंट्स वाले सर के साथ हमने पार्टनरशिप की। यही हुआ है ना, ऐसा ही हुआ है ना। रिजल्ट क्या होगा? हम मार्केट को लीड कर रहे हैं आज के डेट में। 4 पेपर सीए फाउंडेशन के, अब चारों पेपर तो मैं नहीं करा सकता, मैं अपने पेपर पे कंट्रोल कर सकता हूं ना। तो आई नीड समवन टू हेल्प मी, टू सपोर्ट मी।
टू बी माई पार्टनर बड़े लेवल पे। आज के डेट में कंसोर्टियम बनते हैं, मर्जर्स होते हैं। मर्जर्स का एग्जांपल मैं बता रहा हूं। 1 अप्रैल 2020 से इंडियन बैंकिंग सिस्टम बदल गया। नेशनलाइज्ड बैंक का मर्जर हो गया। पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हुआ, उनके सब्सिडियरी थे, ये पहले की बात मैं बोल रहा हूं। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर बीकानेर, ये सारे स्टेट बैंक के सब्सिडियरी थे। इनको पहले एक कर दिया गया। अब 1 अप्रैल 2020 से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, बात समझ रहे ना, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यह पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज हो गई। गौर कीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं ओरिएंटल बैंक ऑफ, मर्जर समझा रहा हूं। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये नेशनलाइज्ड बैंक होता है, प्लस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यह मर्ज हो गई पंजाब नेशनल बैंक के साथ। अब इनका नाम पीएनबी है। फिर गौर कीजिएगा, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज हो गए। क्यों भाई, क्यों ऐसा, क्या कारण है, क्यों हो रहा है ऐसा? दिमाग में तो बात आता होगा। अरे भाई, बात क्या है, पहले के समय में जितना ज्यादा आप बैंक खोलते, जितना बैंक का ब्रांचेज लगाते, उतना आपके लिए अच्छा होता। आज के डेट में टेक्नोलॉजी आ गई है जी, बैंक जाना कौन चाहता है? डिजिटल पेमेंट का जमाना है, हर कुछ घर पे बैठ के हो रहा है, मोबाइल ऐप पे हो रहा है, इंटरनेट बैंकिंग से हो रहा है। तो बैंक के ब्रांचेज लगा के व्हाई यू आर इंक्रीजिंग योर कॉस्ट? आप अपने खर्चे को क्यों बढ़ा रहे हो? रेंटल बढ़ा रहे हो, अपने एम्प्लॉय के सैलरी को बढ़ा रहे हो, क्यों कर रहे हो? रिजल्ट क्या हुआ? रिस्पॉन्स क्या हुआ? अगर हमें मार्केट में सरवाइव करना है, हमें अपने प्रॉफिट वॉल्यूम को इंक्रीज करना है, हमें अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट को रिड्यूस करना है, मर्जर हो गया। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? इसके अलावा जरूरत पड़ने पे कंसोर्टियम्स बनाए जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं कंसोर्टियम्स की, बहुत फेमस है कंसोर्टियम। ये पर्टिकुलरली अप्लाई करता है इन द केस ऑफ फार्मा कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, फार्मा कंपनीज, उस पर ही अप्लाई करता है। नहीं, दैट इज देयर इन द केस ऑफ फार्मा कंपनी। आइए, फार्मा कंपनी। अब जैसे एक एग्जाम्पल अभी लेते हैं। नहीं, आज के समय का सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या है जानते हो? नहीं, आज के डेट में किस कंपनी का सबसे, फार्मा या मेडिसिन बनाने वाली किस कंपनी का आज के डेट में इंपॉर्टेंस होगा? पूरी दुनिया कोरोना वायरस के वैक्सीन को बनाने पे लगी हुई है। पूरी दुनिया, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, हम इंडिया में भी लगे हुए हैं। अब बताओ, फार्मा कंपनी को भी क्या करना पड़ेगा? एक फार्मा कंपनी नहीं कर सकती है, यहां पे इनको एसोसिएशन बना के चलना पड़ेगा। $बिलियन यहां पे इन्वेस्ट होगा रिसर्च पे। तो सिमिलर ग्रुप का, सिमिलर कंपनीज का हम ग्रुप बनाते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं, जिसको आप कंसोर्टियम कहते हैं। अब जैसे मान लो, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, एक तरफ रेनवैक्सी भी लग गई, कोई फाइजर भी लग गया, सिप्ला भी लग गया, कोई काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है।
और सारे लोग अगर मिलके काम करेंगे तो व्हाट विल हैपन, दे विल बी इन अ पोजीशन टू गिव अ ग्रेट रिस्पॉन्स। सारे मिलके काम करेंगे तो कुछ अच्छा ही होगा। तो दिस इज अबाउट कलेक्टिव रिस्पॉन्स, यही कहलाता है कलेक्टिव रिस्पॉन्स। तो क्या हुआ, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अपना रिस्पॉन्स देना है, एंड दैट रिस्पॉन्स कैन बी देयर ईदर इन द फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स और by taking a comparative cost advantage over competitors, or by making by giving a collective response, मिलके रिस्पॉन्स देते हैं। एक ऐसा भी हो सकता है स्ट्रेटेजिक अलायंस बना लिया। स्ट्रेटेजिक अलायंस कहने का मतलब, अब एक मार्केटिंग कंपनी का टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ अलायंस हो गया, दैट इज स्ट्रेटेजिक अलायंस। अब जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है वो मार्केटिंग का भी काम करेगा, बेटा दिक्कत होगी ना, हर का अपना लिमिटेशन है। अब एक एग्जांपल लो, ऐसे आज के डेट में तो ये है नहीं, इंडिया के मोटर बाइक मार्केट को आप किस नाम से जानते हैं? हीरो होंडा। हीरो इंडियन कंपनी, होंडा फॉरेन कंपनी। होंडा के पास टेक्नोलॉजी अच्छी थी, हीरो के पास मार्केटिंग कैपेबिलिटी थी। वो तो स्कूल के दिनों से याद है ना, हीरो साइकिल, तो वो भी दो पहिया, मोटर बाइक भी दो पहिया, कोई बात नहीं, दोनों ने मिलके मार्केट को एकदम भूचाल ला दिया, पूरे बाजार को बदल दिया। तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक अलायंस। तो मेरे बच्चे, आज हमने बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज आपको स्टार्ट कराई है, एंड आगे भी हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे और बड़े अच्छे सिंपलिस्टिक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में हम अपनी बात करते रहेंगे। सिंपलिस्टिक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में हम अपनी बात करते रहेंगे, और मुझे लगता है कि व्हाट आई फाइंड हियर कि आपको क्लास इंटरेस्टिंग लगेगी। आप डेमो वीडियोस देखें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, कमेंट्स करें, ठीक है। और हमारी जो क्लास स्टार्ट हो रही है गूगल ड्राइव ऑनलाइन क्लासेस, इसको ज्वाइन करें, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास यहीं तक।